नमस्कार श्रोताओं, क्षेत्रीय एकांश समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ प्रियंका मलिक। श्रोताओं, देश में एक बार फिर से कोरोना महामारी ने अपने पैर पसार लिए हैं। लगातार कोरोना संक्रमितों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। सरकार भी कोविड नियमों का पालन करने की अपील कर रही है ताकि कोरोना महामारी को फैलने से रोका जा सके। बात अगर पिछले 24 घंटे की करें तो पिछले 24 घंटे में 81,000 से ज्यादा कोरोना केस सामने आ चुके हैं और 469 लोगों की कोरोना के कारण मौत भी हुई है। अगर वैक्सीनेशन की बात करें तो भारत में अब तक 6.5 करोड़ से अधिक कोरोना की वैक्सीन लगाई जा चुकी है। श्रोताओं, कोरोना को लेकर भोपाल एम्स से डॉक्टर सरमन सिंह ने कई अहम जानकारी दी है। उनसे खास बातचीत की हमारे सहयोगी नवीन सक्सेना ने। कोरोना वायरस की वर्तमान स्थिति पर चर्चा है। आज हमारे साथ हैं अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान भोपाल के निदेशक डॉक्टर सरमन सिंह। डॉक्टर सरमन, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद। नमस्कार सभी श्रोताओं को। डॉक्टर, कोरोना महामारी पर कारगर तरीके से काबू पाने के लिए गृह मंत्रालय ने कई दिशा निर्देश जारी किए हैं जो कल से लागू हो जाएंगे। और जैसा कि हमने कार्यक्रम के आरंभ में कहा कि कल से 45 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों का टीकाकरण भी शुरू हो जाएगा। ऐसे हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि क्या जब ये टीकाकरण शुरू हो जाएगा और बहुत मैसिव स्तर पर, बहुत मैसिव स्केल पर जब ये टीकाकरण होगा, तब कोरोना को खत्म करने की जो जद है, जो लड़ाई है, वो कितनी रह जाएगी? जी बिल्कुल, बहुत सही कहा आपने। प्रारंभ में ही इस तरह से आपने कहा कि सरकार अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पहला वैक्सीनेशन जब शुरू हुआ तो हेल्थ केयर वर्कर्स को लगा और उसमें सारे डॉक्टर्स थे, पैरामेडिकल स्टाफ, नर्सिंग स्टाफ, टेक्निकल स्टाफ, उनको सरकार ने दिया क्योंकि वो फोर फ्रंट पर थे। बिल्कुल नेचुरली सबसे ज्यादा एक्सपोजर उनको होता है जब मरीज भर्ती होता है। दूसरी स्टेज में गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि जो अदर देन जो मेडिकल से स्टाफ या डॉक्टर नर्स के अलावा जितने भी फोर फ्रंट पे जो हमारे वॉरियर्स होते हैं, जैसे पुलिस है, आर्मी है और पैरामिलिट्री के जितने भी फोर्सेज हैं, उनको दिया जाए। तीसरी स्टेज में सरकार ने डिसाइड किया कि 45 साल से ऊपर वाले, लेकिन उनको कोई बीमारी है या 60 ईयर से ओल्ड वाले लोग हैं, उस तरह से। और लेकिन अब जो कल से जो शुरू होने वाला है उसमें ये कंडीशन जो थी पहले कि 45 साल के ऊपर वाले, लेकिन कुछ उनको कंफाउंडिंग फैक्टर जिसको कहते हैं मेडिकल भाषा में, मींस कोई उनको बीमारी दूसरी होनी चाहिए, जैसे दिल की बीमारी है, डायबिटीज है या कुछ है, तो वो कल से जो राइडर है जिसको कहते हैं हम, एक कंडीशन है, वो हटा दी जाएगी। तो कोई भी आदमी अगर स्वस्थ आदमी भी है 45 साल से ऊपर वाला, तो उनको सबको वैक्सीन लग पाएगी। जैसा कि पहले था कि पहले नॉर्मल आदमी, हेल्दी आदमी थे, लेकिन उनको कोई कंडीशन थी, उन्हीं को लग रही थी। कल के बाद ये दिशा निर्देश हैं कि कोई भी आदमी जो 45 साल से उम्र का है उसको वैक्सीन ये लग पाएगी। और उसके साथ ही साथ जिन लोगों को पहले लग रही थी, जैसे 60 ईयर से ओल्ड वाले लोगों को पहले जैसे लग रही थी, उनको भी लगती रहेगी। जिनको दूसरी बीमारियां पहले थी, जो पहले ग्रुप में ऑलरेडी आ रहे थे, उनको लगती रहेगी। लेकिन ये नया ग्रुप और ऐड हो गया है और इससे बिकॉज हमारे पास इतनी वैक्सीन उपलब्ध नहीं है और इतने जो क्षमताएं भी नहीं है कि सारे हर एज ग्रुप को लगा दिया जाए एक बार में। तो इस तरह से गवर्नमेंट ऊपर से जो ज्यादा जिनको खतरा है बीमारी होने का, इन्फेक्शन होने का, या फिर बीमारी होने के बाद उनको गंभीर स्थिति में ले जाने का, जिस तरह से वायरस करता है, जो ओल्ड एज वाले होते हैं, जो बुजुर्ग लोग होते हैं या जिनको कोई बीमारी होती है, तो उनको ये लंग्स में जल्दी इन्फेक्शन करता है और सीवियर इन्फेक्शन हो जाता है और कभी कभी घातक भी हो जाता है, जान भी ले लेता है। तो इस तरह से उन लोगों के अलावा धीमे धीमे अब गवर्नमेंट हो सकता है कि अगले 2 या 3 महीने में बाकी जनता के लिए भी ये वैक्सीन उपलब्ध हो जाएगी। सरकार का उद्देश्य ये है कि लगभग हमारे देश की 70% जनता को ये इस साल के अंत तक वैक्सीन हो जाना चाहिए, जिससे कि हमारी हर्ड इम्यूनिटी हो जाए और उसके बाद हम इस बीमारी से मुक्ति पा सकें। जी डॉक्टर सरमन, कुछ लोगों को वैक्सीन को लेकर एक मिथ है कि कहते हैं कि वैक्सीन लगाने से तो अच्छा है कि अगर हमें इन्फेक्शन हो जाए और हम संक्रमित हो जाएं और फिर उसमें हमारे में एंटीबॉडीज डेवलप हो जाएंगे तो हमें वैक्सीन लेने की जरूरत ही नहीं।
क्या सत्य है इसमें? बिल्कुल ये आपने बिल्कुल सही कहा कि ये मिथ है, लोगों में बहुत सारा अंधविश्वास है, और इसको मैं यही कहूंगा बिकॉज ये सत्य नहीं है कि नेचुरल इन्फेक्शन होगा। एंटीबॉडी यस उसमें भी बन सकती है और एंटीबॉडी वैक्सीन से भी बनती है, लेकिन जो लोग रिस्क पर हैं या जिनमें कोई बीमारी है या ओल्ड एज वाले हैं या इनको जो बहुत ज्यादा डोज मिली है, जैसे एज डॉक्टर हैं या उस तरह के ग्रुप के जो लोग हैं, या फैमिली में किसी को हो गया तो फैमिली का कांटेक्ट नजदीक रहता है, ऐसे लोगों में जो नेचुरल इन्फेक्शन होगा उसमें सीरियस या गंभीर स्थिति जाने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। जिनमें वैक्सीन लग जाएगी उनमें भी इन्फेक्शन हो सकता है, लेकिन उनकी ये देखा गया है कि लगभग अभी तक कोई ऐसा केस नहीं आया है कि जो वैक्सीन लगने के बाद उसकी इन्फेक्शन हुआ और उसको आईसीयू में जाना पड़ा हो या फिर उसकी डेथ हो गई हो। तो ये एक बहुत अहम चीज है कि वैक्सीन इन्फेक्शन से बेशक नहीं बचाती है, लेकिन जो इन्फेक्शन का गंभीरता है उसको 100% कम करती है। और यही कारण है कि हम सब लोगों को वैक्सीन लेनी चाहिए, जिससे अगर इन्फेक्शन होता भी है तो वो जानलेवा नहीं होगा। डॉक्टर, कुछ लोगों का ये भी मानना है कि वैक्सीन का जो विकास हुआ है, वैक्सीन जो बनी है वो बहुत जल्दी बन गई है, इसलिए ये उतनी सेफ नहीं है। एक ये भी मिथ है लोगों में। ये भी देखिए, ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, ये मिथ तो है, और मिथ के लिए भारत सरकार हो या दुनिया की जितनी सरकारें हों, हम जैसे जो स्वास्थ्य विभाग में काम करते हैं, हम लोग बार बार इस आपके माध्यम से, जैसे आपका कल 350वीं कड़ी हुई थी और मुझे भी उस कड़ी में शामिल होने का सौभाग्य मिला था, और जैसे आज हम बात कर रहे हैं और आज हम PIB के थ्रू भी, प्रेस ब्यूरो ऑफ इंडिया के थ्रू भी बात कर रहे थे आज, तो हम बार बार बताते रहते हैं कि ये ऐसी महामारी हुई जो 1918 में जो एक फ्लू, स्पेनिश फ्लू कहते हैं, उसके बाद इस सेंचुरी की सबसे बड़ी बीमारी थी। ये लोगों का साइंटिफिकली कहना बिल्कुल सही है कि कई साल लग जाते हैं वैक्सीन को बनाने में, उनके बहुत सारे ट्रायल होते हैं, लेकिन इस समय जिस तरह से सारी सरकारों ने, सारी लाइसेंसिंग एजेंसीज ने, सारे साइंटिस्ट ने और जिस तरह से सारे डॉक्टर्स ने काम किया मिलजुल करके, बिना कंपटीशन की को ध्यान में रखते हुए, पैसे को ध्यान में ना रखते हुए, पेटेंट टेक्नोलॉजी को ध्यान में ना रखते हुए, मुनाफा को ध्यान में ना रखते हुए, जिस तरह से मानवता को बचाने के लिए दिन रात जिस तरह से लोगों ने काम किया, तो उस तरह से न्यू टेक्नोलॉजी जो थी, नई टेक्नोलॉजी से ये वैक्सीन बन पाई हैं। और आज की डेट में ये खुशी की बात है कि कम से कम 15 वैक्सीन ऐसी हैं जिसमें से 10 वैक्सीन ऑलरेडी दुनिया के कुछ न कुछ किसी न किसी देश में लग रही हैं। तो ये फास्ट ट्रैक पे हुआ और जल्दी हुआ, लेकिन जल्दी के कारण थे कि ये हर दिन लाखों लोग मर रहे थे दुनिया में, तो उस समय हर साइंटिस्ट का, हर जो वैज्ञानिक है उसका, हर डॉक्टर का, हर सरकार का ये ध्येय था कि किस तरह से जल्दी वैक्सीन बनाई जाए, बिकॉज दवाई कोई नहीं है, कोई ऑप्शन हमारे पास नहीं था, तो न दवाई थी न रुक रहा था, तो वैक्सीन एक उम्मीद वैक्सीन लेकर के आई, और उस वैक्सीन को जो सारे वैज्ञानिकों ने मिलकर, सारी कंपनियों ने मिलकर, दुनिया की जितनी कंपनियां हैं, सारे बाकी के जितने काम थे दवाई बनाने का या वैक्सीन बनाने का, दूसरी वैक्सीन, सारे काम छोड़कर सारी फोर्सेस इस वैक्सीन इन अगेंस्ट कोरोना, जिसको कहते हैं कोरोना की वैक्सीन बनाने में लग गए, इसलिए ये वैक्सीन जल्दी बन पाई। ऐसा नहीं हुआ कि कुछ शॉर्टकट किया या जल्दबाजी की गई, काम सारे जिस तरह से रिसर्च होती है वही हुई। लेकिन हाँ, ये बात सही है कि गवर्नमेंट की जब भी सरकार होती है, सरकार की इच्छा शक्ति होती है, तो चीजें नेचुरली स्मूथ होती गई, और उसमें सरकारें जितनी भी रेस्पेक्टिव, चाहे अमेरिका की सरकार हो, इंडिया की सरकार हो, जहां जहां की सरकारें थी, उन सरकारों का भी सपोर्ट वैज्ञानिकों को मिला, कंपनियां, वैक्सीन बनाने वाली कंपनियां थी उनको मिला, जिसकी वजह से ये चीज हो पाई। जी, और अब ये हमारा फर्ज बनता है कि अब जब कोरोना की वैक्सीन अवेलेबल है तो अब हमें उसे लगाना चाहिए, ताकि हम अपने आप को, अपनों को और समाज को इससे बचा सकें। जी डॉक्टर सरमन, देश में जहां भी कोरोना की दूसरी लहर है, वहां पिछले पीक से 2 से 3 गुना ज्यादा मरीज मिल रहे हैं। ऐसा इस बार क्यों रहा है? देखिए, इसके कई कारण हैं कि पहले जब पहला जो वेव थी, जो पिछली साल, जो 1 साल पहले जो कोरोना जब आया, तो एकदम लोगों में बहुत डर था, हर इंसान डरा हुआ था,
और डर की वजह से लोगों में अंदर सब कंप्लाइंट हो गए, लोग घर में घुस गए, कंप्लीट लॉकडाउन हुए। और इस बार क्या हुआ है कि एक तो दुर्भाग्य से मैं कहूंगा कि एक लोगों में ये भी वहम हो गया, क्योंकि इसमें डेथ लोगों को देखने में मिला कि 2% होती है, तो लोगों को लगा कि नहीं 2% जैसा था कि लोग कंप्लेसेंट हो गए कि वैक्सीन लगवाने की क्या जरूरत है, हम तो हो जाएंगे, 2% लोगों को ही मौत होती है, हमको कुछ नहीं होगा। कुछ लोगों के भ्रामक बातें भी, वायरल वीडियो जिसको कहते हैं, वो हुए कि वैक्सीन लगवाने की जरूरत नहीं, कोरोना कुछ नहीं, जुकाम जैसी बीमारी है। लेकिन जिन लोगों की, जिनकी अपनों की जानें गई हैं और जितने लगभग 800 से ज्यादा डॉक्टर्स की जानें गई हैं, उनको अगर ध्यान में रखेंगे तो ये बात कभी भी जहन से नहीं जाएगी कि ये एक भयानक बीमारी है और ये घातक हो सकती है। 2% ही है, लेकिन 2% भी लाखों की तादाद में कई लाख लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, जिसमें सारे डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, हेल्थ केयर वर्कर हैं, अच्छे अच्छे ऑफिसर्स हैं, उनकी जानें गई हैं। तो ये नहीं है कि ये इस बीमारी से, इस बीमारी को कोई भी अगर मजाक समझता है या बहुत लाइटली लेता है तो ये ठीक नहीं। लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा हुआ। अभी जब दोबारा आई तो जनवरी फरवरी में जिस तरह से केस हमारे यहाँ कम हो गए, लोग बिल्कुल निश्चिंत हो गए, बाजार जाने लग गए, बाजारों में मास्क पहनना बंद कर दिया, हैंड हाइजीन ऑलमोस्ट खत्म कर दी, सैनिटाइजर यूज करना बंद कर दिए, सिनेमा में, रेस्टोरेंट्स में, शादियों में, हॉल्स में बहुत बड़ी बड़ी शादियां होने लग गई, और जितने धार्मिक प्रोग्राम थे वो बहुत ज्यादा लाखों की तादाद में धार्मिक जो उत्सर्जन होने लग गए। और उसकी वजह से ये दोबारा जो पीक आई है, और इतनी जल्दी आई बिकॉज एकदम एक्सपोजर हो गया, किसी ने किसी की चिंता नहीं की और बिल्कुल इसको हम लोगों ने बहुत हल्के में ले लिया कोरोना को। जी डॉक्टर, अब जो लक्षण आ रखे हैं, अब जो संक्रमित व्यक्ति हो रखे हैं, उनमें नए तरह के लक्षण दिखाई दे रहे हैं, डायरिया, उल्टी और यूरिन की दिक्कतें, ऐसा भी है क्या? जी, ये सिम्टम जो थे ये पहले भी थे, लेकिन जो नई स्ट्रेन सब जो म्यूटेंट्स, इसको ये वेरिएंट कहते हैं, वो इंडिया में आ गए हैं। जो 4-5 वेरिएंट हैं जो दुनिया के दूसरे देशों में वो वेरिएंट उनमें म्यूटेशन हुआ और वो अब इंडिया में आ गए हैं। सबसे ज्यादा म्यूटेंट्स जो आज की डेट में अवेलेबल हैं वो महाराष्ट्र में है, पंजाब में है, गुजरात में देखने को मिले हैं, और इसमें तेलंगाना में, केरला में मिले हैं, कुछ हमको मध्य प्रदेश में भी मिले हैं। स्टडीज उत्तर प्रदेश से हुई नहीं है ज्यादा, तो उत्तर प्रदेश का हमको पता नहीं जहां से ये पूछ रहे हैं। लेकिन ज्यादातर कहने का तात्पर्य ये है कि ज्यादातर देश के भागों में म्यूटेंट्स आ गए हैं, और ये म्यूटेंट्स 2-3 चीजों में डिफरेंट हैं। एक तो ये कि जैसा कि आपने बताया, थोड़े से सिम्टम्स इसमें डिफरेंट हो सकते हैं। दूसरी चीज इसमें ये है कि ये स्प्रेड मीन्स फैलता बहुत जल्दी है। तीसरी चीज ये है कि ये जो म्यूटेंट्स हैं जिनमें वैक्सीन लग गई है उनमें भी हो सकते हैं, लेकिन जो वैक्सीन लगने के बाद लोगों को इसका मतलब और इसका तात्पर्य ये है, हम बताना चाहते हैं कि जिन लोगों को वैक्सीन लग गई है वो भी अपना मास्क ना छोड़ें, हैंड हाइजीन नहीं छोड़ें, बिकॉज दूसरी स्ट्रेन, दूसरा म्यूटेंट या जिसकी दूसरी वैरायटी आपको इन्फेक्ट कर सकती है। जी डॉक्टर सरमन, इस कार्यक्रम में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर सरमन सिंह से खास बातचीत। श्रोताओं, जैसे कि आप जानते हैं कि देश के कई राज्यों में कोरोना संक्रमण बढ़ता ही जा रहा है। उत्तराखंड में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 500 मरीज सामने आए हैं। देहरादून जिले में सबसे अधिक 236 कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। वहीं हरिद्वार में 149 मामले सामने आ चुके हैं। हालांकि हरिद्वार महाकुंभ में कोरोना की रोकथाम के लिए एहतियात के तौर पर गाइडलाइन का पालन कराया जा रहा है। जिले में बिना कोविड नेगेटिव रिपोर्ट या फिर कोरोना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट के प्रवेश नहीं मिल रहा है। इसके साथ ही हरिद्वार में स्क्रीनिंग और आरटी-पीसीआर टेस्ट के लिए 150 टीमें लगाई गई है। कुंभ में आने वाले सभी श्रद्धालुओं से नियमों का पालन करने की भी अपील की जा रही है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए श्रोताओं से भी अपील है कि कोई भी लापरवाही ना बरते, सुरक्षित रहे और कोविड के आसान उपायों का पालन करे। मास्क पहने, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखे, हाथ और मुंह को साफ रखे।
इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दे इजाजत। नमस्कार।